कमी तो ये है कि जिस समय यात्रा की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, पूरी सरकार, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, सब लोग जो है देश भर में नुमाइश लगा रहे थे। जो कारण समझ में आता है कि परिवर्तन की जो दस्तक उत्तर प्रदेश में पहुंची, वो जरा उत्तराखंड में देर में पहुंची। यदि प्रथम चरण के बजाय हमारा चुनाव तीसरे चौथे चरण में होता है तो हो सकता है नतीजे कुछ भिन्न होते। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी जो है हमारे सब लोग मैदान में हैं और हमने सब जगह पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सीनियर लीडर अपनी अपनी ड्यूटीज़ जहाँ लगाई जा रही है वहाँ कर रहे हैं। हम जो है मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं। यूसीसी क्या है? उत्तराखंड को उसे क्या लेना देना? अरे यूसीसी लाना है तो दिल्ली में लाओ, देश में लाओ। नमस्कार, आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरों में शुमार हैं। मैं स्वागत करती हूं हरीश रावत जी का। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम बात करें अगर लोकसभा चुनाव 2024 की, तो सर क्या कारण रहा उत्तराखंड में कि सारी जो 5 सीटें हैं उन पर भाजपा को क्लीन स्वीप मिला और कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई? इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, एक हमारे लिए भी गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि कोई एक फैक्टर इतनी बड़ी हार के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। और हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। यदि धांधली नहीं हुई होती तो हो सकता है इंडिया जो हमारा गठबंधन है उसको 60 के करीब सीटें मिलती। तो ऐसी स्थिति में हम जो उत्तराखंड का मतदान है वो कैसे इस तरीके का हो गया कि सब लोगों ने पूरे सारे वोट भाजपा की झोली में डाल दिए और कई विधानसभा सीटों में तो हमारी हार आश्चर्यजनक है। कोई वोट मिला भी तलाशना मुश्किल हो रहा है। तो ये इस स्थिति पर हम गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं और एक जो कारण समझ में आता है कि परिवर्तन की जो दस्तक उत्तर प्रदेश में पहुंची, वो जरा उत्तराखंड में देर में पहुंची। यदि प्रथम चरण के बजाय हमारा चुनाव तीसरे चौथे चरण में होता है तो हो सकता है नतीजे कुछ भिन्न होते और हम उसकी भरपाई करने के लिए, बल्कि एक टेस्टिंग उसके तौर पर ये दो उपचुनाव हैं, इनको देख रहे हैं। यदि इन 2 उपचुनावों में हम अच्छा करते हैं तो इसका अर्थ है कि जनता में परिवर्तन की भावना थी, मगर जो शेष भारत में पैदा हुई वो ज़रा उत्तराखंड में देर में पहुंची और यहाँ के लोगों में एक वो रहा कि मोदी 400 के पार, मोदी जी, तो लोगों ने जो है उस भावना में वोट कर दिया। दूसरा जो फैक्टर है कि हम कुछ सीटों पर हमने बहुत अच्छा किया है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा किया है, बल्कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय ने भी बहुत अच्छा किया है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको ये कह रही हैं कि एक विहंगम विवेचन पार्टी इस हार का करे। वैसे एआईसीसी ने एक टीम बनाई है पूनिया जी के नेतृत्व में और वो भी कुछ जानकारी लेंगे, कुछ हम लोग भी आपस में मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सर, जैसा कि अब विधानसभा का उपचुनाव आने वाला है तो उसमें कल से जो है स्टार प्रचारक प्रचार की तैयारियों में जुटने वाले हैं, चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, तो उसको लेके कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान है कांग्रेस पार्टी के? उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी जो है हमारे सब लोग मैदान में हैं और हमने सब जगह पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सीनियर लीडर अपनी अपनी ड्यूटीज़
जहाँ लगाई जा रही है वहाँ कर रहे हैं। मैं ही आज एक गांव में डोर टू डोर करने जा रहा हूँ, संपर्क करने जा रहा हूँ। अभी 3:30 बजे निकल जाऊँगा। तो इस तरीके से सब लोग जो है, एक सीनियर लीडर चमोली में बैठे हैं, एक सीनियर लीडर यहाँ बैठे हैं। तो ये है हम जो है मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं इस समय। हमारी कोशिश ये है कि हम 95% मतदाताओं तक पहुँचे, ताकि उनको हम कह सकें कि भाई लोकतंत्र में विपक्ष भी चाहिए और हम विपक्ष धर्म निभाना चाहते हैं। आपने तो सारी चीज़ें जो है भाजपा की झोली में डाल दी हैं। तो आपके ही सवालों को पे लड़ाई है। बेरोजगारी, महंगाई, विकास नहीं हो रहा है, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, किसानों का अपमान हो रहा है, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये जनता के ही प्रश्न हैं, जनता के सवाल हैं। तो इन सवालों पर विपक्ष मजबूती से लड़ सके तो उसके लिए कुछ ताकत तो जनता को हमको देनी पड़ेगी। तो हम इन उपचुनावों के माध्यम से जनता से ताकत मांगने जा रहे हैं, शक्ति मांगने जा रहे हैं। जी सर, अगला सवाल ये है कि 4 धाम यात्रा में हो रही अनियमितता के कारण अभी तक 157 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और तो आप जैसे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो आपकी राय में कहाँ पर किस प्रकार की कमी हो रही है? बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जिस समय यात्रा की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, पूरी सरकार, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, सब लोग जो है देश भर में नुमाइश लगा रहे थे, अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, और यहाँ इस बात का किसी को ख्याल ही नहीं था, और पूरा काम ब्यूरो नौकरशाही के ऊपर छोड़ दिया गया। और उसी का परिणाम है कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई शुरू से ही जो। और दूसरी बात ये है, ये लोग जिसको एक यात्रा मैनेजमेंट कहा जाता है, इनके पास कोई यात्रा प्रबंधन की नीति नहीं है। नीति यदि होती प्रबंधन की तो ये सब स्थितियाँ नहीं पैदा होती। अब मैं जानता हूँ जो लोग अकाल मौत को गए हैं, काल कलवित हुए हैं, वो लोग जो है, उनमें से ज़्यादातर लोग सीधे आए और बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री पहुँचे। तो बीच में एक्लेमेटाइज तो हुए नहीं हो, परंतु 1-2 दिन इसीलिए इस यात्रा के अंदर ये हरिद्वार से स्टार्ट होती थी या जहाँ से भी पहले स्टार्ट होती थी, अलग अलग पड़ाव होने हुए थे। हमारे 5 पंचप्रयाग है, तो 1-2 दिन, और मैंने बार मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि यात्रा को 24 घंटे की खुला है, या गाड़ियाँ आ रही हैं सीधे जो है, उसमें हो ये रहा है कि ड्राइवर उम्मीद में रह रहे हैं। कभी 2 ड्राइवर लेकर के भी लोग आ रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है आराम का। गाड़ी को भी आराम चाहिए, या सबको वो चाहिए। तो आप सीधे आ रहे लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करके और सीधे निकल जाना चाह रहे हैं। उनका समय तो बच रहा है, लेकिन जान खतरे में पड़ रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारी बदनामी हो रही है। और इस तरीके की जो आपने अभी मौतों का आंकड़ा बताया, जो चिंताजनक है, और ये चिंताजनक सब मौतें हो रही हैं। सर, 2 मुद्दे आजकल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। एक मुद्दा है यूसीसी का और दूसरा मुद्दा है भू कानून का। तो इन 2 मुद्दों को लेकर आपका स्टैंड क्या है? यूसीसी क्या है? उत्तराखंड को उसे क्या लेना देना? अरे यूसीसी लाना है तो दिल्ली में लाओ, देश में लाओ। देश में तो तुम ला नहीं रहो, क्योंकि घबरा रहे हो। आदिवासी नाराज हो रहे हैं और दूसरे लोग नाराज हो रहे हैं। अलग अलग लोगों के अपने पर्सनल लॉज हैं जिनसे कम्युनिटीज़ गवर्न होती हैं। उसमें सिख भी नाराज हैं और लोग भी नाराज हैं। तो वहाँ तो तुम कर नहीं रहो। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, इसमें आपने यूसीसी ले आए। अब
इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे मुख्यमंत्री जी बेचारे दीवाने हो रहे हैं। और जगह जगह आप आजकल जो है यूसीसी का लवादा ओढ़ करके सब जगह जा रहे हैं, लोग कुछ प्रशंसक मिल ही जाते हैं, पद के प्रशंसक होते हैं लोग। लेकिन राज्य को क्या मिल रहा है? राज्य को क्या मिल रहा है? यूसीसी के लवादे के अंदर जो विफलताएं हैं राज्य सरकार की, उनको आप छिपा रहे हो, उनको छिपा रहे हो। जबकि यूसीसी से मुझे बता दें कि उत्तराखंड में फला व्यक्ति को फला फायदा है, किसी कम्युनिटी को फायदा है, हिंदू साहिबानी को कोई फायदा बता दें। तो अनावश्यक जो है एक बना दिया कानून। हाँ, देश के अंदर बनाना चाहते हैं तो सबसे सहमति करके देश का एक यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो फिर सारे देश पर लागू होना चाहिए। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म कहाँ से रह गया? एक राज्य का कानून जो है कहाँ से यूनिफॉर्म रह गया? तो यूनिफॉर्म कानून बनाना है। हम यूसीसी के विरोध में नहीं हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको संविधान में जगह दी है। नीति निर्देशक उनमें कहा है कि राज्य को प्रयास करना चाहिए, और हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि आप प्रयास करिए ना, लाइए यूसीसी। देखिए, जो भू कानून वाला है ये इस राज्य में था। ये है सीमांत क्षेत्र हैं, यहाँ जनजातियाँ भी रहती हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो अलग एक तरीके की संस्कृति, कई संस्कृतियाँ हैं यहाँ, कई तरीके की भाषाएं, बोलियाँ हैं, कई तरीके के व्यवहार हैं, खान पान है। तो ये देश की विभिन्नता का कटोरा है। यहाँ जैविक ही नहीं है जी, यहाँ जो है जो लोग हैं उनमें भी भिन्नताएं हैं। वो भिन्नताएं हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। संस्कृति की रक्षक जमीन होती है, भूमि होती है। इसलिए यहाँ जब पहली सरकार बनी तो एक वरिष्ठ नेता जो पूरे देश को जानते थे, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने और मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था। हमने मिल करके कानून बनाया। क्या हमने कहा, भाई कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, बसना चाहता है, मोस्ट वेलकम, लेकिन 250 मीटर से ज़्यादा जमीन नहीं दी जाएगी। कोई उद्योग लगाना चाहता है, मोस्ट वेलकम। कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, मोस्ट वेलकम। लेकिन जमीन देंगे उसको, मगर यदि वो प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा या संचालित नहीं हो रहा होगा तो जमीन वापस सरकार में आ जाएगी। हमने 500 कहा था। हमारे बाद दूसरे अनुभवी व्यक्ति जो राष्ट्रीय परिदृश्य में काम कर चुके थे, श्री भुवनचंद खंडूरी आए, तो उनको भी ये लगा कि नहीं, ये संस्कृति की हिफाजत करनी है, देश के लिए करनी है। सारी दुनिया आज अपनी संस्कृतियों की हिफाजत कर रही है, अपनी विभिन्नताओं की हिफाजत करिए। आप कहीं जाइए, किसी उसमें करिए, उसको अपनी ताकत मानते हैं, शक्ति मानते हैं। तो भुवनचंद खंडूरी जी ने कहा, नहीं, ये 500 भी ज़्यादा हो गया है, 250 करो। इन्होंने 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा कह दिया। ठीक हो गया, चलता रहा। 2018 में भाजपा अपार बहुमत के साथ थी। इन्होंने कहा, यार हम तो ज़मीनें खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने ज़मीनों का वो कानून रद्द कर दिया, बदल दिया। कहा 143 करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी, कोई आए कितनी ज़मीन ले ले, यहाँ ले सकता है। और ये भी कह दिया कि जो है वो जो उद्योग लगाएंगे उस पर एक अंकुश था, वो अंकुश भी हटा दिया। कहा नहीं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये अंकुश नहीं रहना चाहिए, ज़मीन वापस करनी पड़ेगी करके। तो ये कानून कर दिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? दूर दूर गांव तक में ज़मीनें बिक गई हैं। कहाँ बिक गई हैं? अब हमारे पास एक अमूल्य धरोहर है जहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग किया। कल
मैं देख रहा था धामी जी ने भी योग किया, वो है रंग संस्कृति, जो 14 व्यास में, फिर जौहारी संस्कृति है, और भी बहुत सारी संस्कृतियाँ वहाँ पर हैं। तो उन संस्कृतियों की तरकीब है। अब हमको डर लग रही है कि कल पर्यटन के विकास के नाम पर अब वहाँ भी ज़मीनें न बिक जाएं, तो ये हमारी संस्कृतियाँ जिस तरीके से सीमांत संस्कृतियाँ खतरे में पड़ गई हैं, तो इस कारण बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, नया एक भू कानून बनाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते आपने ऐसे लोगों के हाथ में राजनीति सौंप दी जिन्होंने उत्तराखंड में, जब जमीन ही नहीं रहेगी, मिट्टी नहीं रहेगी, तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? मिट्टी बिक गई है और भाजपा ने बिका दी। सर अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आज की डेट में देश में एक मुद्दा चल रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक आज की डेट पे बन चुका है, जो अभी कुछ दिन पहले जो पेपर लीक हुए हैं, तो इनको लेके आपका ओपिनियन क्या है? ये पेपर लीक, प्रश्न पत्रों, ये नौकरियों में जो इम्तिहान होते थे, जैसे हमारे यहाँ होता था अधिनियम सेवा चयन आयोग का, फिर पता चला आयोग के उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हो गया, ये हो गया। ये सब सत्ता से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में देख लीजिए, हाकम सिंह से ले करके दिल्ली तक के सारे मास्टरमाइंड जो है, जो इसमें है, वो सब इस सरकार के है। असल में ये लोगों ने ये परीक्षा सिस्टम को राजनीतिक कंट्रोल में ले आना चाहते थे। परीक्षा सिस्टम, और चाहे वो नीट का हो, चाहे नेट का हो, किसी का हो, हर तरीके के परीक्षा सिस्टम को ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने कंट्रोल में, चंगुल में लाए, अपने लोग बिठाए। आपने एक ऐसी एजेंसी बना दी जो आउटसोर्स करके काम करवा रही है, और जिनसे काम करवा रही है वो सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तो हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया है। तो ये बड़ी भारी गड़बड़ी है। आप अपनी विचारधारा को नौकरियों में आने वाले लोगों पर और परीक्षाओं में बैठने वाले लोगों पर थोप करके भैया दूसरे तरीके से प्रचार प्रसार कर लो अपनी विचारधारा का। तो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ये एक सुसंगठित कोशिश का हिस्सा है। इरादा चाहे कुछ रहा हो, लेकिन परिणाम दुखद रहा। सर देहरादून में जो स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, सरकार ने उस पर काम भी किया, लेकिन उसके रिजल्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो उनको लेके आप कितना संतुष्ट हैं सरकार के कार्य से? कैसी स्मार्ट सिटी है जिसमें जाम आतंक का पर्याय बन गया है, और ये बरसात आ रही है, अब जल भराव जो है आतंक का पर्याय हो जाएगा। हमको एक जगह जो है जल तप करना पड़ा, इतना पानी का भराव हो जा रहा है, आप उसकी निकासी का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। सड़क को जो देहरादून स्मार्टेस्ट सिटी थी, लोगों की 3 पसंद होती थी, बेंगलुरु, पूना, 4, चंडीगढ़ और देहरादून। हर बड़ा आदमी या रिटायर्ड आदमी यहाँ बसना चाहता था। आपने जो स्मार्ट चमकीला देहरादून था, उसकी शक्ल बिगाड़ दी। ये जितने नदी नाले खाले हैं, यहाँ तक रिश्वना और विंदाल जो हमारी लंग्स की आर्टिलरी हैं, उन पर कब्जा कर दिया। और सब कब्जा करने वाले और करवाने वाले दोनों भाजपाई हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम से माल बनाया गया, और शहर को कुछ रंग वंग लगा करके, रंग ढूंग लगा के, कुछ दिनों बाद वो रंग वंग उखड़ जाएगा, तो और जो है भी वो लगेगा, जो है भद्दा लगेगा शहर जो है। तो पूरी शहर की भविष्य के लिए शक्ल बिगाड़ने का काम कर दिया इन्होंने। तो कहाँ है स्मार्ट सिटी?
सर आदि कैलाश में यात्रियों की भीड़, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। उसकी वजह से वहाँ भी कई तरह की अनियमितताएं हो जा रही है। कल आपने इसको लेके फेसबुक पे लिखा भी था, तो सर इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, आदि कैलाश में हमने 2015 में ये होम स्टे, सांस्कृतिक होम स्टे, हमने वहाँ की जो घर हैं, जो लकड़ी का काम है, जो पत्थर का काम है, उतनी दूर नमूने हैं वो हमारी संस्कृति की अद्भुत धरोहर है, हस्तशिल्प की जो है। वहाँ का भोजन, वहाँ के लोगों का पहनावा, वहाँ के आभूषण, वहाँ की बोली, सब चीज़ें जो है हमने उन संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक सांस्कृतिक प्रोत्साहन योजना बनाई संस्कृति विभाग के माध्यम से, और होम स्टे की योजना बनाई। अब मुझे डर ये हो रहा है कहीं होम स्टे के नाम से कुछ लोगों को ज़मीन, कोई लोग साझे में, हमारे लोगों के साथ साझे में घुसेंगे अंदर, तो दूसरे लोग वहाँ न घुस जाएं, क्योंकि वो अनमोल संस्कृति है वहाँ की, रम्य संस्कृति। वो संस्कृति को और बड़े धरोहर, बड़े संभाल करके रखा है वहाँ के लोगों ने उस संस्कृति को। लेकिन मैं आशंकित हूँ। हाँ, हमको आजीविका चाहिए, हमको तरक्की चाहिए, धन चाहिए, लेकिन उसके लिए हम इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं कर सकते। न वो इलाका करेगा इस कीमत को अदा, न हम कर सकते। और सर आखिर में मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या भविष्य में आप फिर से राजनीति में वापसी करेंगे, या आपके जो सुपुत्र हैं वीरेंद्र रावत जी, उनको सपोर्ट करेंगे? वीरेंद्र रावत अपने लिए रास्ता बनाएंगे। यदि हमने एक रास्ता दिखा दिया, अब उससे आगे चलना उनका काम है। नहीं चलेंगे तो बहुत सारे लोग इतिहास के गर्वों में समा जाते हैं, वो भी समा जाएंगे। यदि चलेंगे तो इतिहास बनाएंगे, आगे चलेंगे, वो करेंगे। हम अपने हिस्से की राजनीति करेंगे। हम अपना जिस समय तक जिंदा हैं, जो कुछ सीखा है, हमारे पास, हमारे ऊपर 57 साल इस राज्य के लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हमको MP बनाया है, MLA बनाया है, हमको दूसरे तीसरे पदों पर रखा है, जीते हारे जो भी रहे, तो हमको यहाँ तक, इस स्थिति तक लेकर के आए हैं। आज उस अनुभव को हम केवल ये अपने पुत्र को कह देंगे, नहीं महाराज अब आपको करना है, मैं तो तब करूँगा, मैं जब करूँगा। तो हमारा जब जो भी है वो जनसेवा है। राज्य के हितों पर कहीं पर भी चोट होगी, कुछ भी गलत हो रहा होगा, तो आप हरीश रावत को चाहे फेसबुक के माध्यम से देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे जरूर, आप ट्वीट करते हुए देखेंगे, अपनी पोस्ट करते हुए देखेंगे, आप जरूर पाएंगे। हम अपनी बात निर्भीकता से कहेंगे और आप जैसे लोगों से भी कहेंगे। सर सभी सवालों का स्पष्टवादिता और बेबाकी से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में मौजूद थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत जी। तो दोस्तों, फिर से इसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी किसी अन्य शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।